आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 13 विजय बेला इसे शुरू कर रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। यह पाठ जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति भारतवासियों में एक आत्मबल का संचार करता है। जो 1857 की क्रांति है, इसके बारे में आप लोग इतिहास में भी पढ़ रहे थे। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ हैं। जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस वक्त भारतवासियों को ये लगने लगा था कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए समर्थ हैं। यह आत्मबल 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। इस पाठ में हम लोग जो कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे वो 80 वर्ष के थे और उनमें जो आत्मबल था, उन्हीं के बल में जितने भी योद्धा थे वे अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ थे। जगदीशपुर के महाराज कुंवर सिंह के पराक्रमण कथा रूप में वर्णित है। यानी कि जो कुंवर सिंह है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उसकी जो भी 1857 में उनका जो भी भूमिका रहा था अंग्रेजों के प्रति, उनके पराक्रमण कथा का जो रूप है इसमें वर्णित किया गया है। अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक बाह में गोली लग गई और वे युद्ध करते हुए अंत में पीड़ा की अधिकता के कारण अपनी घायल बाह को स्वयं काटकर गंगा जी को भेंट में चढ़ा देते हैं। मतलब क्या बता रहा है कि इस पाठ में हम कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 80 वर्ष के हो चुके थे और जगदीशपुर के महाराज थे। उन्हें अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनकी एक बाह में अंग्रेजों की गोली लग जाती है और गोली लगने के कारण से उसका जहर जो है पूरे शरीर में फैलने लगता है। पीड़ा इतनी अधिक होती है जिससे वो सहन नहीं कर पाते और अपनी एक बाह जो है स्वयं अपने हाथों से काटकर गंगा जी में अर्पित कर देते हैं। यह कथन कि रैयत, मल्लाह, किसान यही वे शक्ति हैं जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। मतलब कि उनकी शक्ति कौन कौन से लोग थे? रैयत, मल्लाह, किसान, यही सारे, यानी कि उनकी जो प्रजा थी वही उनकी शक्ति थी। जन के प्रति कुंवर सिंह ने नेह के भाव को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह के इन्हीं रूप छवि को एकांकी में प्रस्तुत किया है। तो यह पाठ जो है एक एकांकी है और इस पाठ के द्वारा हम जगदीश चंद्र माथुर जो इनके लेखक हैं, इनके माध्यम से हम कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या भूमिका रही थी 1857 की क्रांति में। यहाँ पर पात्र का परिचय दिया गया है पाठ में कि कुंवर सिंह जो थे वे 1857 की क्रांति के सेनानी थे और बिहार में जगदीशपुर के महाराज थे। अमर सिंह जो थे वे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और हरिकिशन सिंह जो था वो कुंवर सिंह का वफादार साथी था। नाथुराम सरदार जो था वह शिवपुर घाट पर मल्लाहों के सरदार थे और भीमा जो था वो एक मल्लाह था। मैकू जो था वो दूसरा मल्लाह था। मतलब मल्लाहों के जो मल्लाह किसे कहते हैं? जो नाव खेलते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मल्लाह का नाम भीमा था और दूसरे मल्लाह का नाम मैकू था, जिनकी भूमिका जो है 1857 की क्रांति में रही है। पुरोहित जी, पुरोहित किसे कहते हैं? जैसे पंडित जो होता है, पुजारी जो होता है, उसको पुरोहित कहते हैं ना। तो कुंवर सिंह के राज पुरोहित थे विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हरकारा, यानी कि संदेशवाहक। हरकारा मतलब संदेशवाहक, संदेश लाने ले जाने का काम जो करते थे वो विश्वनाथ सिंह थे। अब यहाँ पर इस पाठ में जो है पहला दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। एकांकी है यह और एकांकी में विभिन्न पात्र जो होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर पहला दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। मल्लाहों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा से कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा है। भीमा मल्लाह का प्रवेश आप बुक में देख सकते हैं। आपके बुक में ये एक दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसमें भीमा कहता है सरदार सरदार, उसके बाद सरदार कहते हैं आ गए भीमा, काम पूरा हुआ। उसके बाद भीमा क्या जवाब देता है? बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी। उसके बाद सरदार कहते हैं कुल 40 नावें होंगी भीमा। दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है और एक दूसरे की बातों का वे जवाब दे रहे हैं। तब भीमा कहता है छोटी बड़ी सब मिलाकर पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। उसके बाद सरदार बोलते हैं ना डुबोते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देता। भीमा सिपाही के लोगों को उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है?
इसके बाद में नाव को जो है अंग्रेजों से बचाने के लिए क्या किया गया था कि नदी के अंदर डुबो दिया गया था। और जिसको भीमा जो मल्लाह था वह बारी बारी से एक एक नावों को पानी के भीतर से निकाल रहा था और सरदार से बातचीत करते हुए बताता है कि उसके सरदार कहते हैं कि हम मतलब उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करके नाव को बाहर निकालना पड़ा था पानी से बाहर, जिसके कारण से उसका दम फूलने लगा था। और सरदार कहता है कि अगर हम इसे पानी में नहीं भी डुबोते तो अंग्रेज जो है इसे गोलियों से छल्ली कर देते और पूरी नाव जो है बेकार हो जाती। इसके बाद भीमा कहता है जैसा सरदार ने कहा था सब नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएंगी। मतलब कि अंग्रेजों से छुपाने के लिए नावों को रात में पानी से बाहर निकाला जाता था और पूरी नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था। और जैसे ही फिर सुबह होने वाली होती थी नाव को फिर पानी के भीतर डुबो दिया जाता था। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी हैं, यह देखो ना। उसके सरदार कहते हैं हाँ पर महाराज अभी तक नहीं है। तब भीमा बोलता है महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं, सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे इस उम्र में, और यह हिम्मत सुना है 80 बरस के हो चुके हैं। अब उसके बाद में महाराज कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पर सरदार और भीमा के बीच में बातें हो रही है। तब सरदार कहता है एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, हर कुंवर सिंह हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह पर तूफान, मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर के बदन में फूंक दी है। मतलब कि 80 बरस के कुंवर सिंह जो है इतने फुर्तीले यानी कि जोशीले नौजवान की तरह वह कार्य करते थे। इसीलिए यहाँ पर बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में कैसी शक्ति फूंक दी है गंगा मैया ने, ऐसा सरदार कह रहे थे। बिजली की जोत है कि पल में चकाचौंध कर दे, यानी कि जिस प्रकार से बादलों में हम बिजली को गरजते हुए जब देखते हैं, चमकते हुए देखते हैं, तो उसकी चमक से हमारी आंखें कैसे चकाचौंध हो जाती है, वैसे ही बिजली की जोत है पल में चकाचौंध कर दे। यहाँ पर कुंवर सिंह की शक्ति के बारे में कह रहा है। सावन की झड़ी है कि जो थमने का नाम ही ना ले। और उसे क्या कहे, सावन में आप देखते होंगे बारिश जो होती है तो वह लगातार होते रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। तो कुंवर सिंह की शक्ति को भी इसी प्रकार से बताया जा रहा है। उसकी शक्ति की तुलना जो है सावन की झड़ी के समान कहा जा रहा है, बिजली की जोत के समान कहा जा रहा है। उसके बाद भीमा, एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घुमाते हैं तो बिजली कड़कती है। धरती से आसमान तक बादल जो है घुमाते हैं तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए हैं तो उसे बुढ़ापा छू नहीं सकता। सरदार तुमने वह गीत सुना है? उसके बाद में एक गीत के बारे में भीमा जो है सरदार से पूछता है और साथ में ये भी कहता है कि गरीबों का जो राजा कुंवर सिंह है उसने अमृत का पान किया है, अमृत का घूंट पिया है, जिसके कारण से अमृत पीने के, जैसे कि हम ईश्वर के बारे में जानते ही हैं कि सारे ईश्वर ने अमृत का रसपान किया था और इसी के कारण से वे उनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, वे अमर हैं। वैसे ही यहाँ पर कुंवर सिंह को कहा जा रहा है कि वह उसने अमृत का घूंट पिया है, जिसके कारण से उनको बुढ़ापा कहीं छू नहीं सकता। और अपने उनके एक गीत के बारे में सरदार से कहते हैं तो सरदार पूछते हैं कि कौन सा? उसके बाद भीमा बताता है राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार फिर बोलता है कुंवर सिंह के गीत जो आजकल बच्चे बच्चे की जबान पर हैं, फिर भी गीत सुनाओ। उसके बाद भीमा जो है गाने के स्वर में गीत को बताता है। राजा कुंवर सिंह का राज, राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरजे सबके ताज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में थी लाज, ताज पर इटलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। इसके बाद में सरदार कहते हैं भीमा, महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था, शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और धूल झोंकने का इंतजाम करते हैं। उसके बाद में भीमा कहता है राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार से पैनी है, हरिकिशुन को साधु बनाकर भेजा, जानते हो किस लिए? उसके बाद में यहाँ पर हरिकिशुन जो एक किरदार है, जो कि हरिकिशुन जो है कुंवर सिंह का वफादार साथी है, उसके बारे में बता रहे हैं कि राजा कुंवर सिंह ने की बुद्धि इतनी तेज चलती है कि उन्होंने क्या किया
कि हरिकिशन को साधु बना करके, अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंकने के लिए हरिकिशन को साधु बना करके भेज देते हैं। तब सरदार पूछते हैं क्यों? तब भीमा बताता है हरकिशन ने गांव-गांव में खबर उड़ा दी कि नावें तो मिल नहीं रही, इसलिए कुंवर अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों में गंगा पार करेंगे। अब यहाँ पर जो है अंग्रेजों को चकमा देने के लिए इस प्रकार की खबर जो है चारों ओर फैला दी जाती है, ताकि अंग्रेज जो हैं वो दूसरे दिशा में कार्य करने लगे और कुंवर सिंह की खोज में वो दूसरे दिशा में जाने लगे, जिससे कुंवर सिंह और उनकी जो जितने भी साथी हैं वे अपना कार्य कर सके। तब सरदार बोलता है फिरंगी ने सब सुना होगा। तब भीमा बोलता है सब सुना, और फिर हरिकिशन ने जनरलों के सामने भी यही बात कही। फिर क्या था, दोनों जनरलों ने बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। जैसे ही मतलब कि यहाँ पर भीमा के द्वारा जो है ये सारी बातें जो है फैला दी जाती हैं, और उसके बाद में कि हाथी के द्वारा वो गंगा नदी पार करेंगे, तो जितने भी पलटन है यानी कि जनरलों की पलटन थी वो क्या करती है, बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा देती है। वहां छिपकर दाव लगाए बैठे हैं कि कब कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करें और कब उन्हें ठिकाने लगाएं। उसके बाद में सरदार हंसते हुए बोलता है खूब, और इधर शिवा घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नाव पर गंगा पार करके आ पहुंचे, खूब छकाया। उसके बाद में दूर से गोलियों की आवाज आने लगती है। तब सरदार बोलता है भीमा कुछ सुना? तब भीमा बोलता है गोलियां। सरदार बोलता है भीमा वह फिरंगी की फौज वह देखो। उसके बाद में फिर गोलियों की आवाज और स्पष्ट रूप से आने लगती है, मतलब कि दूर से गोलियों की आवाज आती है, और जैसे जैसे भी करीब आते हैं तो गोलियों की आवाज जो है और ज्यादा स्पष्ट सुनाई देने लगती है। तब मैकू जो है वो कहता है सरदार सरदार वह देखिए नाव, अकेली नाव। सरदार फिर हाँ महाराज, महाराज ही है, गोली की आवाज, गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा अगर मल्लाह की गोली लगी तो? फिर बौछार। मैकू बोलते हैं और अगर महाराज को लगी? सरदार कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे इस मौके पर। उसके बाद सरदार बोलता है मैं जाता हूँ, गोलियों की आवाज आती रहती है। भीमा पूछता है किधर? उसके बाद सरदार बताता है नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। उसके क्या करता है कि जब नाव से नदी पार करते हुए कुंवर सिंह को आते देखते हैं और गोलियों की आवाज जो है मतलब नदी में जब नाव के सहारे कुंवर सिंह आते रहते हैं तो उन पर गोलियां बरसना चालू हो जाता है। और यहाँ पर मैकू जो है, भीमा जो है, जब ये सारी आवाज को सुनते हैं तो वो नदी पार करने के लिए भीमा जो है क्या करता है, रस्सी को छोड़ करके एक किनारे में रस्सी को छोड़ कर जाता है सरदार के पास में, और दूसरी रस्सी को नदी को तैरते हुए नाव के पास में जाता है ताकि नाव को किनारे खींच करके लाया जा सके। नहीं सरदार तुम यहीं ठहरो, तुम्हारे बिना इधर काम बिगड़ सकता है। मैकू यह लो रस्सा, मैं कमर में बांध कर तैरता हूँ, जरूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम लोग खींचते जाना, महाराज को बचाना है। इस प्रकार से यहाँ पर महाराज को बचाने के लिए ये सारे कार्य जो हैं मैकू और भीमा के द्वारा किए जाते हैं, और सरदार जो है किनारे, नदी के किनारे रहते हैं। तो इस पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे का जो भाग बचा हुआ है हम इसको आगे के क्लास में पढ़ेंगे।